हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जब बहन ने ही छीन लिया शुभा का प्यार। माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थी। वो रसोई घर में शायद चाय बना रही थी। मैं अपना बैग रखकर सीधी रसोई घर में ही पहुंच गई। माँ अनमनी थी, ऐसा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। फिर कुछ अनचाहा घटा है, मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वालों की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने भी जानबूझकर माँ की उदासी का कारण नहीं पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ धरते ही वो अपना धैर्य खो बैठती और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहती। माँ ने मेरी ओर बिना देखे ही चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जिसे थामे मैं बरामदे की कुर्सी पर आ बैठी। माँ अपने कमरे में चली गई थी। विषाद से मन भर उठा। पिछले 4 साल से माँ मेरे लिए वर की खोज में लगी थी, लेकिन अभी तक एक अदद लड़का नहीं जुटा पाई थी कि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस लेती। माँ अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं थी। अपने ब्राह्मणत्व का दर्प उन्हें किसी मोड़ पर संधि की स्थिति में ही नहीं आने देता था। मेरी अच्छी खासी नौकरी और ठीक ठाक रूप रंग होते हुए भी विवाह में विलम्ब होता जा रहा था। जो परिवार माँ को अच्छा लगता वो हमें अपनाने से इनकार कर देता, और जिनको हम पसंद आते उन्हें माँ अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर बंद होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से माँ ने वनीता को मोपेड भी नहीं लाने दी, हालांकि वनीता का कॉलेज बंद था। मुझे दफ्तर पहुंचना था, कई आवश्यक काम करने थे। ना जाती तो व्यर्थ ही अफसर की कोप भाजन बनती। इधर उधर देखा, कोई जान पहचान का नहीं दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े। मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पर एक नौजवान आता दिखा। वो पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर गए। ये तो शायद उदयन, हाँ वही था, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रेंगता हुआ मेरे पास रुक गया। उदयन, मैंने धीरे से पुकारा। शुभा, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं? दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता नहीं कि आज जा पाऊंगी। आज कितने अरसे बाद दिखी हो तुम। शहर बंद नहीं होता तो शायद आज भी नहीं, कहकर वो हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाते ही स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर उद्यन और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। वो बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वो मुझे उतारकर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्टा, लंबी कदकाठी के सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी उदयन कितने बरसों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंडे सा था। मैं उसे भूलकर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश में तब आई जब छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर लौटकर, सोचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ तले स्कूटर लिए उदयन खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज दी, शुभा तुम? मैं आश्चर्य में पड़ी उस तक पहुंच गई। तुम्हें काम था कोई यहाँ? नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। सोचा छोड़ तो आया, लेकिन घर कैसे जाओगी? मैं आभार से भर उठी। उस दिन के बाद तो रोज ही आना जाना साथ होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन उदयन घर आया तो माँ को उसका विनम्र व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व प्रभावित कर गए। छोटी बहन वनीता बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वो तो उसके सामने आती ही नहीं थी। वो आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं वनीता को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वो तब भी नहीं आती। एक बात मैं कितने ही दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे बार बार लगता कि जैसे उदयन कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने क्या सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वो महीनों से मेरे साथ चल रहा था। एक दिन उदयन मुझे स्कूटर से उतार कर चलने लगा तो मैंने ही उसे घर में बुला लिया। अंदर आओ,
एक प्याला चाय पीकर जाना। वो मासूम बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। माँ घर में नहीं थी और वनीता भी कॉलेज से नहीं आई थी। सो चाय मैंने बनाई। चाय के दौरान शुभा एक बात कहूँ कहते कहते ही उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वो बुरी तरह खांसने लगा। मैं दौड़कर ग्लास में पानी ले आई और ग्लास उसके होंठों से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। खांसी का दौर समाप्त हुआ तो वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे। उदयन, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण खांसी आने लगी? सुनकर वो हंसने लगा। शुभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह। अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्माकर गंभीर हो उठी और लाज की लाली मेरे मुख पर दौड़ गई। उदयन, यही बात कहने के लिए तो मैं न जाने कब से सोच रही थी, धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे दिया था। दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे रहे थे। लग रहा था इन वाक्यों को कहने के लिए ही हम इतने दिनों से न जाने कितनी बातें बस ऐसे ही करे जा रहे थे। एक दूसरे से दृष्टि मिला पाना कैसा दूभर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो उठी थी और सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और उदयन पखेरुओं के से पंख लगाए प्रीति के गगन पर उड़ चले थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। झरझर बरसता सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। पत्तों पर टपकती जल की बूंदें कैसी शरारती लगने लगती थीं। अकेले में गुनगुनाने को जी करता था। उद्यन का साथ पाकर सारी सृष्टि इंद्रधनुषी हो उठती थी। सोनपुर चलोगी शुभा? एक दिन उद्यन ने पूछा। मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ। माँ हमारे साथ जा नहीं सकती थी और अकेले उद्यन के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अतः मैंने वनीता से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरी दिनचर्या? बाहर निकलेगी तो तेरा मन बहल जाएगा। मैंने उसे समझाकर तैयार कर लिया था। हम तीनों साथ ही गए थे। मैं बीच में बैठी थी। उद्यन और वनीता मेरे इधर उधर बैठे थे बस की सीट पर। इस यात्रा के बीच वनीता थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। उद्यन के साथ मेले की भीड़ भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहे थे। उदयन लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच वनीता भी होती। मैं सोचती थी कि उदयन बुरा मानेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है। इसीलिए मैंने एक दिन वनीता को किसी काम के बहाने दीपा के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर वनीता नहीं दिखी तो उदयन ने पूछ ही लिया, वनीता कहाँ है? काम से गई है दीपा के घर, मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वो चला गया, लेकिन अब जब भी आता वनीता से बातें करने को आतुर रहता। यदि वो सामने नहीं होती या आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने उद्यन से शीघ्र शादी करने को कहा था, लेकिन वो कहाँ माना था। अभी क्या जल्दी है शुभा, मेरा काम ठीक से जम जाने दो। कब करेंगे हम लोग शादी उद्यन? बस साल डेढ़ साल का समय मुझे दे दो शुभा। मैं क्या कहती, चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, उसमें तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के ही हित में है। अब जब भी उद्यन आता वनीता उससे खूब खुलकर बातें करती। वो मजाक करता तो वो हंस कर उसका उत्तर देती थी। धीरे धीरे दोनों भौंडे मजाकों पर उतर आए। मुझसे तो सुना नहीं जाता था, आखिर कहना ही पड़ा मुझे, उद्यन अपनी सीमा मत लांघो, उस लड़की सी ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ था उद्यन पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनर्गल बोलों को छिपा दिया था। अब वो संयत होकर बोलता था। फिर भी कहीं ना कहीं से उसका अनुचित आशय झलक ही जाता। वनीता को मेरा ये मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा नहीं लगा। मैं दिन पर दिन ये महसूस कर रही थी कि वनीता उद्यन की ओर अदृश्य डोर से बंधी खींची चली जा रही है। उद्यन से कहा तो वो यही बोला था, शुभा, ये तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था
माँ घर पर नहीं थी। वनीता दीपा के घर गई थी। अकेली ऊब चुकी थी तो सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए। हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती है। माँ की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वनीता की। किताबें हटाई ही थी कि किसी पुस्तक से उद्यन का फोटो मेरे पाँव के पास आ गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसे कटीली झाड़ी में उलझ गया था कि निकालने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई थी? पर मेरी आशंका गलत कहाँ थी? वनीता शाम को लौटी तो मैंने उसे समझाने की चेष्टा की थी। देख वनीता, क्यों उद्यन के चक्कर में पड़ी है? वो शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटते थे, आज वो यूं दावानल उगलने लगेगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वनीता गुस्से से फट पड़ी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो दीदी? हर समय तुम इसी ताक झांक में लगी रहती हो कि मैं उद्यन से बात तो नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों ताक झांक करूँगी? मैं तो तुझे समझा रही हूँ, मैंने धीरे से कहा। क्या समझाना चाहती हो मुझे? बोलो। क्या कहती मैं चुप ही रही। सोचने लगी कि आज वनीता को क्या हो गया। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज ये ऐसे सीधी पड़ गई। देख वनीता, तुझे क्या मिल जाएगा उद्यन को मुझसे छीनकर? मैंने सीधा प्रश्न किया। किससे? किससे छीनकर? वो वी तृष्णा से भर उठी थी। मैंने किसी से नहीं छीना उसे, वो मुझे मिला है। फिर तुम उद्यन को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूँ क्या उसे? उसने तड़ाक से ये वाक्य मेरे मुख पर दे मारे। अंधे कुएं में धंसी जा रही थी मैं। माँ बुलाती रही खाने के लिए, लेकिन मैं सुनना कहाँ चाहती थी कुछ। माँ, सिर में दर्द है। वनीता ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। उद्यन ने भी घर आना छोड़ दिया था। हम दोनों बहनों की रस्साकशी से तंग आकर वो किनारे हो गया था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अजीब हाल था मेरा। रुग्ण सी काया और संतप्त मन लिए बस जी रही थी मैं। दफ्तर में मन नहीं लगता था और घर में वनीता का गुरूर भरा चेहरा देखकर कितने अनदेखे दंश खाए थे अपने मन पर, हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को माँ टटोलने की कोशिश करती रहती, लेकिन उन्हें कौन बताता। वनीता, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर रखा है? एक दिन मैं हारी हुई आवाज में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोखा मन के आर पार देखने को मिल जाए। समझाने बुझाने से वनीता रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उद्यन के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करोगी मुझसे बोलकर? मैं तो उद्यन को छीन ले गई ना तुमसे। क्या झूठ कह रही हूँ? बिल्कुल सच कहती हो, लेकिन मेरा दोष कितना है इसमें ये तुम भी जानती हो। उसका सपाट सा उत्तर मिल गया मुझे। तो तू नहीं छोड़ेगी उसे? मैंने आखिरी प्रश्न किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहती हुई वो घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं दीपा के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि वनीता वहीं थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो उस लड़के के पीछे? दीपा क्रोध में बोल रही थी। वो मुझे समझाती रही। देखो शुभा, उद्यन वनीता को चाहने लगा है और ये भी उसे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है इन्हें? पगली, तू कहाँ तक रोक बांध लगाएगी इन पर? यदि तू उद्यन से विवाह कर भी लेगी, तब भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे ही अवमानना झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उद्यन के लिए परेशान है? वो तेरे प्रति ईमानदार होता तो ये विकट परिस्थिति आती क्या? रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा कि मृग मरीचिका के पीछे कहाँ तक दौड़ूंगी और कब तक। उद्यन मेरे लिए एक सपना था जो आंख खुलते ही विलीन हो गया, कभी ना दिखने के लिए। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, उद्यन 1.5 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात चिंतित स्वर में पूछा था। माँ, अब करेगा शादी, वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया था। माँ भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल लाई थी। कार्ड छपने की बारी थी।
माँ ने कार्ड का विवरण तैयार कर लिया था। शुभा वेड्स उद्यन। मैंने माँ के हाथ से वो कागज़ ले लिया। वो निरीह सी पूछने लगी, क्यों अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएगी? नहीं माँ नहीं, आपने तनिक सी गलती कर दी है। वनीता वेड्स उद्यन लिखकर वो कागज़ मैंने माँ को लौटा दिया। क्या? ये क्या? माँ हक्की बक्की रह गई थी। हाँ माँ, यही यही ठीक है। उद्यन और वनीता की शादी होगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं माँ, कहकर मैंने माँ की आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।